अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे बिजनेस एंड ट्रेड फाइनेंस पर। हमने कहा था कि ये प्रोग्राम में जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे हैं, तो इसको हम 2 एपिसोड्स में तकसीम करेंगे। तो आज इस बिजनेस एंड ट्रेड फाइनेंस का पार्ट 2 आप देख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वही गेस्ट हैं जो पार्ट 1 में थे, डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब, हेड ऑफ शरिया कंप्लाइंस, हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड शरिया कंप्लाइंस, और शरिया एडवाइज़र भी हैं मीज़ान बैंक के। डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ हैं अहमद अली सिद्दीकी साहब, ईवीपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड शरिया कंप्लाइंस। अहमद अली सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाउ लास्ट प्रोग्राम में हमने जो ज़्यादातर डिस्कशन की थी वो मुराबा पे की थी, और आपने बताया था कि रॉ मटेरियल के लिए ये मोड ऑफ फाइनेंसिंग ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर हमने थोड़ा सा इनिशिएट भी कर लिया था कि और क्या क्या मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, उस पर हम बाद में आएंगे। एक ईमेल के ज़रिए जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो ये है कि लेट पेमेंट अगर होती है किसी क्लाइंट की जानिब से, तो उसको जो है आप लोग एक्स्ट्रा फ़ी चार्ज करते हैं जो कि चैरिटी में इस्तेमाल होती है। तो ये बताएं कि ये जो चैरिटी के लिए पहले से अंडरटेकिंग किसी से साइन करवाना, ये जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल पहले भी शायद 1-2 दफ़ा आ चुका है और इसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि दरअसल ये एक क्लॉज इसलिए रखी गई है कि गोया कि दरहकीकत क्लाइंट की तरफ से एक अंडरटेकिंग होती है कि वो ये अंडरटेक करता है कि अगर वक्त पे मैंने अदायगी नहीं की तो उस सूरत में मैं इतने पैसे चैरिटी में दूंगा। ये इसलिए रखी गई है ताकि दरहकीकत उसको डिस्करेज करने के लिए या डी इंसेंटिवाइज करने के लिए कि ताकि वो वक्त के ऊपर पेमेंट कर दे, उसको ये इस बारे में उसकी हौसला अफजाई ना हो कि वो लेट पेमेंट करे या डिफॉल्ट करे। और आपने बताया था कि कन्वेंशन के मुकाबले में रेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक सवाल पैदा होता है कि भाई इस तरह की अंडरटेकिंग अगर रखी जाए एग्रीमेंट के अंदर, उसकी तरफ से अंडरटेकिंग रखी जाए तो इसकी शरई हैसियत क्या है? तो पहली बात तो ये कि उसकी तरफ से एक यूनिलैटरल अंडरटेकिंग है, एक तरफा अंडरटेकिंग है जो वो हमें देता है, और इस वजह से हम चूंकि अंडरटेकिंग देता है लिहाजा हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन अगर बिल्फर्ड इसको ये समझा जाए कि अगर अंडरटेकिंग को हम ये समझ लें फ़िक़ही नुक्ता निगाह से कि ये शर्त है, ये समझा जाए कि ये शर्त लगा दी गई है कि तुम गोया कि ये पैसे चैरिटी में दोगे। सही है। तो अगर हम इसको हम शरई और फ़िक़ही नुक्ता निगाह से जायज़ा लें तो उस सूरत के अंदर ये शर्त फासिद नहीं है। ये ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जिसकी वजह से अक़्द में कोई फसाद आता हो, क्योंकि उसूल ये है फ़िक़ा का कि वो शर्त फासिद होती है कि जिसमें जो मुताक़िदैन यानी कि जो पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि ख़रीदार और सेलर या बेचने वाला और ख़रीदने वाला, तो इन दोनों का कोई फ़ायदा हो या सब्जेक्ट मैटर का कोई फ़ायदा हो, और वो कंडीशन जो है वो अकस्टम्ड ना हो, यानी मुतारफ ना हो, जिसको हम अरबी में मुतारफ कहते हैं, यानी कि मार्केट प्रैक्टिस में ना हो, तो वो कंडीशन जो होती है शर्त फासिद होती है। लेकिन अगर कोई शर्त ऐसी लगाई जाए कि जिसमें दोनों पार्टीज का कोई फायदा ना हो, बल्कि एक थर्ड पार्टी को फायदा हो रहा हो, तो उस कदम की शर्त जो होती है वो शर्त फासिद नहीं होती। और जब शर्त फासिद नहीं होती तो उस सूरत के अंदर अगर ऐसी कोई शर्त लगाई जाए तो उस सूरत के अंदर जो है वो बैग को फासिद नहीं करती है, कॉन्ट्रैक्ट को फासिद नहीं करती है। मैं इसकी मिसाल आपको दूं कि भाई मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि ठीक है, मैं आपको इस शर्त के साथ कोई गाड़ी बेचता हूँ कि आप मिसाल के तौर पे आप ये शर्त ये कहें कि आप मेरे भाई को गाड़ी में छोड़ने जाया करेंगे या उनको फला जगह से छोड़ा करेंगे, तो ये मेरा जाती फायदा है। तो ऐसी कंडीशन लगाना फासिद कर देगी, ये शर्त फासिद है क्योंकि किसी एक पार्टी का फायदा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी शर्त लगाते हैं ना मेरा फायदा ना आपका फायदा, बल्कि किसी तीसरी पार्टी का फायदा है, ठीक है, अगर मैं शर्त लगाता हूँ कि भाई मैं आपको बेचता रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो अगर बिलफर्ज आपने वक्त पे अदायगी ना की तो आप इतने पैसे एक सदक़े में दे दीजिएगा, ठीक है, इसमें ना मेरा फायदा हो रहा है ना आपका फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन दरहकीकत इसलिए रखी गई है ताकि दरहकीकत लोगों को डिस्करेज किया जा सके, तो उस सूरत के अंदर ये कंडीशन लगाई जा सकती है और शर्त फासिद नहीं होगी। तो पहली बात तो ये कि ये शर्त के तौर पर रखी नहीं जाती, लेकिन मेरा एक व्यू ये है कि अगर शर्त भी हो तो ये शर्त फासिद नहीं है, क्योंकि फ़िक़ा का उसूल ये है कि वो शर्त फासिद होती है कि जिसमें मुताक़िदैन या दो पार्टीज में से किसी एक का फायदा हो और वो शर्त मार्केट प्रैक्टिस में ना हो। ठीक है, ऐसी भी मिसालें हैं फ़िक़ा की रूह से कि बहुत सी शर्तें ऐसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के फेवर में नहीं होती है, किसी एक पार्टी का फायदा होता है, लेकिन वो मार्केट प्रैक्टिस में आ जाती है, वो मुतारफ हो जाती हैं, तो वो भी जायज़ हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम कोई फ्रिज खरीदें या रेफ्रिजरेटर खरीदें
और वो खरीदने वाला क्या है, मैं इस शर्त पे खरीदूंगा कि तुम इसकी 1 साल तक फ्री सर्विस करोगे या 5 साल की मुझे वारंटी दोगे। तो ये कंडीशन जो है ये शर्तें फांसी दी है, क्योंकि इसमें किसी एक का फायदा है। दूसरे ये कि ये फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, क्योंकि जब एक मरतबा आपने बेच दिया तो रिस्क ट्रांसफर हो गया। लेकिन चूंकि ये चीज मार्केट प्रैक्टिस में आ गई है, ज्यादा शरीयत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो शरीयत ये कहती है कि एक चीज अगर मुतारफ हो जाती है और उसके मुरव्वज हो जाती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम मुराबा पे हमने बात की थी और आपने बताया था कि वर्किंग कैपिटल का एक कंपोनेंट जो होता है रॉ मटेरियल, उसको आप फाइनेंस कर सकते हैं मुराबा से, और दूसरे क्या मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुराबा के अलावा हमारे पास और मोड फॉर फाइनेंसिंग में इस्तिस्ना एक है जो काफ़ी अच्छा मोड है, जिसमें हम कंप्लीट रॉ यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फाइनेंस कर सकते हैं। इसमें रॉ मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आते हैं। बेसिकली इस्तिस्ना क्या होता है? इस्तिस्ना एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। ये कंपनी है जो कोई जैसे यार्न बनाती है, धागा बनाती है, तो अब वो बैंक के पास आती है कि जनाब मुझे यार्न के लिए कॉटन खरीदनी है, तो कॉटन तो मुराबा से खरीद के दे सकते थे, लेकिन उसको बिजली भी के बिल भी देना है, उसको मजदूरों की सैलरी भी देनी है, अब वो पूरा वर्किंग कैपिटल के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे उसको चाहिए। तो अब इस्लामिक बैंक उसके साथ इस्तिस्ना कर सकता है, यानी वो उसको एक ऑर्डर देगा, भाई तुम ये मेरे लिए यार्न बना के मुझे उसको सेल कर दो। और उसकी एडवांस पेमेंट कर दी उसने या पार्ट पेमेंट कर दी। अब उसने अपनी जरूरियात को पूरा किया और वो सेल कंक्लूड कब हुई? जब उसने वो सामान बना के कंपनी ने बैंक को डिलीवर कर दिया। अच्छा, तो मतलब बैंक जो है एडवांस पेमेंट कर रहा है? जी बिल्कुल, बैंक एडवांस पेमेंट कर रहा है और बैंक को उसकी चीज की डिलीवरी मिल गई। अब बैंक को जब डिलीवरी मिल गई तो बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद जाके मार्केट में सेल कर दे, क्योंकि हमने बात की थी कि इस्लामिक बैंक एक ट्रेडिंग हाउस होता है, या फिर वो कस्टमर को अपना एजेंट बना के उसके कस्टमर्स को जाके अपनी प्रोडक्ट सेल कर दे। अच्छा, कस्टमर ही को अपना एजेंट बना ले, ये भी एक तरीके का, उस कस्टमर के पास ऑर्डर मौजूद है, तब हमारा सामान भी अपने सामान के साथ वो जाके मार्केट में बेच दे और वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा होगा और हम उसको एक एजेंसी फीस या कमीशन भी दे देंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन गालिबन ज्यादा इस्तेमाल होता होगा, बिकॉज बैंक के पास फिर वो एक्सपर्टीज होना कि वो जाके खुद जो है उस यान को बेचे, जो आपने एग्जांपल दिया। जी, ज्यादातर सेकंड ऑप्शन यूज होता है, क्योंकि अगेन कस्टमर्स के अपने चैनल्स स्टैब्लिश्ड हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टैब्लिश्ड हैं, उनके पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है, तो उसको फैसिलिटेट करके हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें भी कस्टमर को ज़्यादा हैसल भी नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ये सामान मिल जाएगा। अदरवाइज अगर हम अपने नए कस्टमर्स लेके आए तो हो सकता है कि उसके जो लगे बंदे ग्राहक हैं वो तो फिर रह जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनको प्रोडक्ट ना मिल पाए। डॉक्टर उस्मानी साहब, ये बताएं कि किस तरह शरिया इस इस्तिस्ना को देखता है, बिकॉज यहाँ पर जैसे कि अभी अहमद ने बताया कि एडवांस पेमेंट हो जाती है, तो पहले तो ये बताएं कि एडवांस पेमेंट कर देना जब वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कि ये जायज़ है शरिया में? जी, इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट है ये। इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट ये एक मारूफ कॉन्ट्रैक्ट है, इस्लाम में इसको फ़िक़्ह में इसको जायज़ करार दिया गया है। ये इस्तिस्ना के माने होते हैं किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करना, किसी आदमी को रिक्वेस्ट करना कि तुम मेरे लिए ये चीज़ बना कर दो। मिसाल के तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उससे कहा कि भाई तुम मेरे लिए मकान बना के दो, या कोई चीज़ बनाता है, उसको आप ये पैसे दें कि भाई तुम ये पैसे ले लो और ये मेरे लिए चीज़ बना कर दो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये मुतारफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें ये कि वो चीज़ अगरचे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप पैसे उसको पहले से दे देते हैं कि तुम मेरे लिए बनाओ और ये बना के दो, और इसको फ़िक़्ह की तमाम किताबों में इसको जायज़ करार दिया गया है। इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें यह भी हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं तुम्हें सारे एडवांस देता हूँ पैसे कि तुम बना के दो, ये भी कह सकते हैं कि मैं तुमको जब तुम बना दोगे तो मैं तुमको पेमेंट करूंगा इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पार्शली पेमेंट करता जाऊंगा या ग्रेजुअली पेमेंट करता है। जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है कि जो फ्लैट वाला होता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हम ग्रेजुअली पेमेंट करते हैं, तो जैसे जैसे वो बनाता रहता है, या हम कोई चीज़ से कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मिसाल का पहले प्लिंथ भरेगा तो उसकी एक पेमेंट होगी, फिर उसका जब वो फाउंडेशन हो जाएगी या छत के मरहले में पहुंचेगा तो फिर उसके बाद दूसरी पेमेंट होगी। तो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं। और बैंक को इसमें पैसे कब मिलेंगे? जैसे बैंक तो अभी तो जो है कस्टमर को पैसे दे रहा है, फॉर एग्जांपल हम पार्शली पेमेंट कर रहे हैं, फिर जब वो प्रोडक्ट बिकेगा तब जो है बैंक मिलेगा। होगा ये कि वो क्लाइंट जो है वो एक मैन्युफैक्चरर है, वो ठीक है, उसको कोई चीज़ बनानी है, तो वो बैंक उसको बनाने के लिए पैसे देगा और वो बना के बैंक को देगा, और बैंक उसका ओनर बन जाएगा। जब ओनर बन जाएगा तो ओनर बनने के बाद या तो वो बैंक खुद बेचे या वो उसको रिक्वेस्ट करे कि तुम ये इसको बेच दो, और बेचने के बाद जो प्रॉफिट है वो मुझे ला के देना। ये प्राइस जो है सेट पहले से की जाती है कि किस प्राइस? इसमें यही होता है कि इस्तिस्ना की प्राइस कम होगी और सेल की प्राइस ज्यादा होगी मार्जिन के साथ, ताकि प्रॉफिट बना सके। अगर मिसाल के तौर पे आपने इसको मार्केट रेट के ऊपर खरीद दिया है, मार्केट को बेचा, तो बैंक प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो इस्तिस्ना की प्राइस या सलम की प्राइस ये उसूल है कि वो हमेशा
क्योंकि क्रेडिट इन्वॉल्व हो जाता है ना इसमें, तो इसलिए क्रेडिट की प्राइस जो है अगर आप पहले पेमेंट कर रहे हैं तो इस सूरत के अंदर जो है उसकी प्राइस में आपको रिडक्शन हो जाएगी। जो स्पॉट पे हमने कहा था कि स्पॉट अगर हो तो आप स्पॉट और क्रेडिट में फर्क होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस्तिस्ना के अंदर चूंकि आप पहले पेमेंट कर रहे हैं लिहाजा आपकी प्राइस कम होगी। अगर बाद में पेमेंट कर रहे थे जैसे मुराबा में करते तो प्राइस ज्यादा होती, सही, ठीक है। या स्पॉट की ट्रांजैक्शन में मार्केट प्राइस होती है। तो यही उसूल है कि यहाँ पे एडवांस पेमेंट के अंदर प्राइस कम होती है और फिर जब आप उसको स्पॉट के ऊपर बेचते हैं तो आपको ये बीच के जो स्प्रेड होता है, बीच के जो मार्जिन होता है वो आपका नफा। डॉक्टर साहब